आज एक बार फिर विष्णु कुमार अग्रवाल अपने सभी साथियों के सामने हाजिर है। आज मैं बात करूंगा जो ये बैड लोन्स है, जो कि अनप्रोडक्टिव लोन्स है, जिसको एनपीए भी कहा जाता है, नॉन प्रोडक्टिव असेट्स बैंकों के। क्या हुआ है कि पिछले 5 साल में तकरीबन 16 लाख करोड़ के लोन जो कॉर्पोरेट हाउसेस को, बड़े बिजनेस हाउसेस को वो दिए गए थे, उसको राइट ऑफ किया गया। उसमें से 10% से ज़्यादा वसूल नहीं होना, जो कि इंडिया ये इंसॉल्वेंसी की बैंक्रप्सी कोड है 2016 की, उसके मुताबिक जो है वो रिकवर करने NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के थ्रू। अब जो 16 लाख करोड़ है ये तो एक लोन है, और टोटल लोन जो 25 लाख करोड़ के हैं। तो जो है ये 16 लाख और प्लस 9 लाख करोड़ जो मुद्रा लोन दिए गए हैं, छोटे छोटे लोन दिए गए हैं, 50,000 तक का, 1 लाख तक का लोन, जिसकी गारंटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है। तो इस तरह से दोनों मिला के 25 लाख करोड़ के लोन हो जाते हैं, जिसमें से 10% भी वसूल होने के कोई चांस नहीं दिखाई देते। जो पिछला रिकॉर्ड है, पिछले ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना था, IBC कोड जो थी, इंसॉल्वेंसी की बैंक्रप्सी कोड 2016 में आई थी, उसके मुताबिक जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बने, एपलेट ट्रिब्यूनल बने। उनकी हालत क्या, बहुत बुरा। जो उसमें टाइम बाउंड डिसीजन था, टाइम बाउंड रिजोल्यूशन था, वो नहीं हो रहा है, सब पेंडिंग पड़े हुए हैं केसेस। वो पेंडिंग किस वजह से पड़े हुए? एक तो बैंक का सेंटर्स नहीं लेते, वो पॉलिटिकल रीजन से, और करप्शन भी है उनको, दोनों ही बातें हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म था लोन वसूली का था, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो कि इंडिया में जो डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, ये 39 ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके अपलेट ट्रिब्यूनल्स भी हैं। इन्होंने पिछले 5 साल में 2017 और 22 के बीच में 16 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है जो लोन डिफॉल्टर्स हैं। इसके अलावा तीसरा है सरफेसी एक्ट 2002 का। इसमें, क्योंकि इसमें ये बैंकर्स की जिम्मेदारी है, उनको दे आर एम्पावर्ड कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ले, उसको ऑक्शन कर दें। तो जो सरफेसी एक्ट था ये बहुत स्ट्रॉन्ग ला था, ये DTR से भी स्ट्रॉन्गर है और NCLT से भी स्ट्रॉन्गर है। मगर एक के बाद एक कानून बनते गए, ये 3 कानून है लोन वसूली के। मैंने इनका तीनों का जिक्र किया है अपनी किताब, ये किंडल मेरी ई बुक है, ये मेरी किंडल ई बुक है, तो जो कि इस पे किंडल पे आप ऐप डाउन करके और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये किंडल ई बुक जो है, इसमें बैड लोन्स कॉज एंड क्योर मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया था। अब जो मैंने आपको फिगर दी है पिछले 5 साल की, ये 39 जो ट्रिब्यूनल्स हैं इंडिया में, उनमें 60,000 केस हर साल फाइल होते हैं। अब वो तकरीबन 30,000 से 40,000 केस डिसाइड कर पाती हैं एक साल में। उसकी वजह से ये पेंडेंसी बढ़ती जा रही है DTR में भी। ऐसे ही जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसने से 8 लाख रुपए की वसूली की है, यानी कि जितनी DTR ने की है उससे आधी वसूली की है पिछले 5 साल में। इसका मतलब ये कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये फेलियर साबित हुआ। इससे तो DTR बेटर था तो है। और सरफेसी एक्ट मैं तो समझता हूँ तीनों में बेस्ट है, क्योंकि बैंकर्स ने लोन दिया है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोन को वसूल करें। अब उससे तो क्या, उसका प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है, कंपनी जब्त हो जाती है, सारे अकाउंट में बहुत पावरफुल एक्ट 2002 का सरफेसी एक्ट 2002, जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में बना था। ये NCLT एक्ट बना था मनमोहन सिंह के ज़माने में 2013 में, और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बना था, ये इसके नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप के जिसकी सरकार है तब बना है। मैं समझता हूँ NCLT जो है ये ऑलमोस्ट फेलियर है। ये 25 लाख करोड़ है, उसमें अब जो 8 करोड़ की ये मुद्रा लोन है, ये तो उसकी एम्बिट से बाहर है, क्योंकि इनकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट है
और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बैंकों को रिम्बर्स करेगी वो पैसा। तो फिर में 16 लाख करोड़ ये कब वसूल करेंगे? इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, बैंक के अकाउंट से निकाल दिया और दिखा दिया, जबकि वो जो है नेट लॉस है बैंक का, मगर उसको तो बोनस खाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोनस देने हैं, का पार्ट कंपोनेंट देना है, इसलिए वो उसको लॉस को प्रॉब्लम दिखाने के लिए ये फंसी हो रही है सब अकाउंट्स की बैंकों में। जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बोगस है, फाल्सिफिकेशन अकाउंट्स है। अब कहते हैं हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, राइट ऑफ कर दिया। अरे भाई क्यों डाल दिया? क्या जरूरत है डालने की? वो हेल्दी बैलेंस शीट नहीं है तुम्हारी, कहाँ है बैलेंस शीट? तो मैं तो समझता हूँ जो सरफेसी एक्ट 2002 अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में बना था, इसमें जो है एक सेक्शन 11 है सरफेसी एक्ट 2002 में, जिसमें बाई आर्बिट्रेशन जो है उसको रोल किया सकता है मैटर को। बहुत आसान काम है। और सेक्शन 34 में सरफेसी एक्ट के जो कोर्ट्स का जुडिक्शन पार्ट है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, जबकि एनसीएलटी के केस में कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, डीटीआर के केस में कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि कोर्ट का जुडिक्शन पार्ट है, इसलिए क्योंकि ये जज तो जो सारे चोर भ्रष्टाचारी है, रिश्वत लेते हैं और अवार्ड जो है वो उनके वकील आते हैं, वही बना के देते तो उसी में साइन करके देते, इनको कहाँ अवार्ड लिखना आता है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि आज जो है माली हालत जो है खस्ता हो। तो अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2024-25 का जो बजट है, और जो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था 2023-24 का, 16 लाख करोड़ का लोन ले रही है मार्केट से, और वो 7.5 और 8% के इंटरेस्ट पे लोन ले रही है, 7.5-8% तक। बहुत हाई रेट है। अब वो जो है 7 साल से 5 साल 7 साल तक के पीरियड का लोन ले रही है। यानी कि ये सरकार जो है जो लोन ले रही है अपने टाइम में उसको चुकता नहीं कर रही। ऐसे ही जो इन्होंने 50 साल के बॉन्ड निकाले थे 2023 में, वो भी ये यानी कि जो है थर्ड पीढ़ी, थर्ड जनरेशन 50 ईयर्स का मतलब है कि वो लोन जो उनका उसके वो जो पेमेंट करेंगे टैक्सेस का, उससे वो लोन चुकता होगा जो 50 साल के कूपन बॉन्ड इशू किए हैं। तो ये सारा फ्रॉड हो रहा है गवर्नमेंट में, फाइनेंशियल हो रहा है। इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? तो खा जाओ पैसे, सब ठीक है। जो टूटी हुई चप्पल पहन के चप्पल फटकारते चलते थे सड़क पे, आज वो इनोवा एसयूवी में चल रहे हैं जो प्रचारक हैं आरएसएस के। मोहन भागवत जो बिजनेस क्लास में चलते हैं, जो कि पहले आरएसएस के प्रचारक होते थर्ड क्लास के रेलगेट में चलते थे। आज उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए 8 कमांडो है, क्योंकि उनका पैसे वाले को तो बचाने के लिए, तो मारने वाले उसका माल झड़पने के लिए वो बहुत है आदमी। आरएसएस में उनका दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, चेला गुरु का दुश्मन हो जाता है। तो आज 8 कमांडो 24 घंटे 8 कमांडो 3 शिफ्टों में उनकी सिक्योरिटी के लिए है। मोहन भागवत माल हो रहा है, खा के पेट मोटा हो गया है। तो ये सारा जो हो रहा है, तो ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर का पैसा है ना, जो आपने राइट ऑफ किया है। तो वो सरकार का है या बैंकर्स का ना तो पैसा है, न प्राइम मिनिस्टर के बाप का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये सब मेरी निगाह में गलत हो रहा है। लोन लेने की सरकार कुछ झूठ नहीं है, तो उतने पाँव फैलाओ जितने की तुम्हारी चादर हो। पाँव तो तुम 6 फुट के फैलाओगे, तुम्हारी चादर जो 2 फुट की नहीं है। तो ये उधार के दब पे जो सरकार चलाओगे, कब तक चलाओगे? अच्छा, इसमें जो 2023-24-25 का बजट में 2010 साल में मर्दमशुमारी होती है, सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसके लिए वो बजट ही नहीं रखा। जनगणना नहीं करेंगे जिससे पता चलता है कि कितने हिंदू मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमानों के पास 4 बीवियाँ, कितने हिंदुओं के पास 6 बीवियाँ। और लिविंग रिलेशनशिप वाली है उससे अलग है। कौन ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, कैसे आबादी बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा जो है अब जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में ये बना था,
2013 का। अब ये कोरोना टाइम में तो बहुत बड़ी सेफ्टी नेट था, मनरेगा एक्ट भी बना था कि भाई बेरोजगार मजदूरों को गांव में वही उनको रोजगार मिल जाए, कुछ दाल रोटी का हो जाए, अनाज तो मुफ्त मिल रहा था। अब जो कहते हैं कि 80 करोड़ आदमियों को, 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई। क्यों दे रहे हो? क्योंकि तो भूखे मर जाएंगे, उनके पास रोजगार का साधन ही नहीं है। मर्दमशुमारी क्यों नहीं कर रहे कि जब अगर जो फाइनल फिगर आएगी जनता की और गरीब आदमियों की, तो पता चलेगा 80 करोड़ को नहीं 95 करोड़ को मुफ्त राशन देना पड़ेगा। तो उन 15 करोड़ आदमियों का जो हिस्सा है नेशनल वेल्थ में, उनको चीट कर रहे हैं, उनसे बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए मर्दमशुमारी नहीं करवा रहे। मैं कब तक नहीं कर पाओगे? इंदिरा गांधी के टाइम में जब फैमिली प्लानिंग लागू हुआ था, परिवार नियोजन, तो ये हुआ था, उस टाइम में भी मुद्दा उठा था कि भाई ये साउथ इंडिया में तो जो है ज़्यादा आबादी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, नॉर्थ इंडिया में बढ़ रही है, खासतौर से यूपी, बिहार और बंगाल में। तो उन्होंने एमरजेंसी के टाइम में जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया था कि अगले 50 साल तक जिस स्टेट में जितनी लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें हैं उतनी ही सीटें रहेंगी। अब जो ये 50 साल है 1975 से 2025 में पूरे हो जाएंगे। तो जब जनगणना होगी, क्योंकि सब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन बराबर आबादी होनी चाहिए एज पर लॉ। अब जब 2025 में आप जनगणना नहीं कराओगे तो कैसे करोगे डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी का, कि सब जिससे सबकी आबादी बराबर हो सके? वो नहीं हो पाएगा। और ये जनगणना कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो इनके झूठ के टोकरे लिए घूम रही है ये बीजेपी और आरएसएस, उसका भंडा फोड़ हो जाएगा कि कौन ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, तो उसको अपने मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की हंडिया को बचाने के लिए जनगणना नहीं करवा रहे। उसके अलावा जो है अब जो 2023 में जो था ये स्पेशल सेशन बुला के पार्लियामेंट का, और महिलाओं को वुमेन रिजर्वेशन किया 1/3 सीटों पे, तो वो भी उसके बाद ही लागू होगा ना जब जनगणना होगी, सेंसस होगा। सेंसस से बहुत सी चीज़ें पता चलेगी कि कितने गरीब है, कितने मिडिल क्लास है, कितने रईस है, कितने हिंदू है, कितने मुसलमान हैं। तो उस पर सब पे मिट्टी डालने के लिए, फटी हुई चादर उड़ाने के लिए जनगणना ही मत करो। बस उसका डेवोल्यूशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है अब साउथ इंडिया की जो है, साउथ ऑफ विंध्याचल, नर्मदा वैली, वहाँ तो तेजी से आबादी घटी है। नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्थ ऑफ नर्मदा, वहाँ पे भी आबादी घटी है, मगर उस स्पीड से नहीं घटी जितनी कि साउथ इंडिया में घटना, साउथ में घटी है, नॉर्थ में नहीं घटी। तो उसके मुताबिक ये क्योंकि आबादी के हिसाब से जो है उसमें वो होना है, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी किस स्टेट में होंगी, तो एक वो झंझट खड़ा हो जाएगा, झगड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पावर वैक्यूम हो नहीं सकता किसी भी सोसाइटी में, किसी भी नेशन में। होगा तो बलवा हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज़ादी की डिमांड उठने लगी, जैसे 1956 तक वो मद्रास स्टेट होता था जिसको अब तमिलनाडु कहते हैं, वो अन्नादुरई जब तक वो चीफ मिनिस्टर बन गया तो ख़त्म हो गई। उसके बाद से द्रविड़ जो पार्टी है, चाहे अन्ना डीएमके है, चाहे डीएमके है, उन्हीं का राज चल रहा है सन 56 से तमिलनाडु में। तो अच्छा अब क्या है कि ये सोचते हैं अब अग्निवीर आ जाएंगे। अग्निवीर तो किराए के टट्टू हो गए, वो तो 4 साल के बाद को पेंशन नहीं मिलनी, ग्रेचुइटी नहीं मिलनी, तो वो तो ऐसा है कि जो उसको किराए पर देगा वो उसके लिए लड़ेगा। वो ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दे दी है, पहले 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, अब 6 महीने की ट्रेनिंग है, क्योंकि बेटर क्वालिफाइड आदमी आ रहे हैं उसके अंदर आर्मी में। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, ये तो आरएसएस का एक मुखौटा है। जो आरएसएस की सरकार चल रही है, वो आरएसएस डिसाइड करता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। मोदी की कोई औकात नहीं है बीजेपी के अध्यक्ष थे, उसके 40 पेट है,
40 पंजे हैं आरएसएस के, उनमें से एक पंजा ये पॉलिटिकल इलेक्शन में लड़ने के लिए बीजेपी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिक्षा भारती, विद्या भारती, फलानी भारती, ये सब चल रहे हैं। तो अब 1926 में जो आप पोजीशन होगी, जब डिलिमिनेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पॉपुलेशन बेस्ड होगा। तो क्या एक पॉलिटिकल समझौता होगा? क्योंकि पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं डायनेमिक होते हैं, कोई ना कोई रास्ता पॉलिटिकल निकालते हो। तो उसमें क्या ये होगा कि भाई जिस स्टेट में जितनी सीटें हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन कुछ भी हो उसकी, उस स्टेट की उतनी ही सीट रहेंगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन अब 50 साल के लिए इंदिरा गांधी गई, अगले 50 साल के लिए फिर करना है। क्योंकि अब ये विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं 25 साल के आगे की, पर किसने देखे 25 साल? इलेक्शन तो 5 साल में होते हैं। ये हवा में लट चला रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित देश हो जाएगा, सब मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे किसने देखे अगले 25 साल? आज जो आदमी 45 साल का है या 50 साल का, 75 साल का हो जाएगा, रिटायर हो चुका होगा, उसको भी सोशल बेनिफिट देने पड़ेंगे। नहीं तो बुढ़ा आदमी कैसे जिएगा? तो ये जो ख्वाब दिखा रहा है नरेंद्र मोदी, विकसित भारत 2047 का, 25 साल बाद का, तो वो सब बेईमानी है, धोखेबाजी है, चालबाजी है। पब्लिक तो ज़्यादा नहीं, एक काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती है। अब की दफ़ा 2024 के इलेक्शन में इसराइल को 240 सीटें मिली हैं, उसमें से भी इन्होंने 50-60 सीटें बेईमानी से जीती हैं। तो एक तो चीज़ ये है। फिर जो महिलाओं के आरक्षण की बात हुई है, वुमेन रिजर्वेशन जो है 1/3 पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, वो कैसे लागू होगा जब तक कि जनगणना ही नहीं होगी। फिर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013 का, उसके मुताबिक जो है जो सिटीज़ में गरीब आदमी है उनको 50% को जो है अनाज देना, फूड सिक्योरिटी देनी है मुफ्त, और जो विलेज में है उनको 75% आबादी को देना है। तो जब आप जनगणना ही नहीं करा रहे तो कैसे पता चलेगा कि शहरों में कितने आदमी रहते हैं और गाँवों में कितने आदमी रहते हैं? सब बोगसबाजी है, तुक्केबाजी है। मेरी निगाह में जो है आज जो है, मैं जब देखता हूँ 2023-24 में या 2000, इस टाइम 60% आबादी जो है अर्बन एरिया में रहती है। क्यों कि 5000 का जो जहाँ गांव की आबादी है उसको टाउन माना सेंसस टाउन। अब 5000 से ज़्यादा आबादी के कितने शहर हैं? दिल्ली का 4 हो तो दिल्ली में तो है ही नहीं। मैं अभी जा रहा था संडे को, मैं ड्राइवर से बात कर रहा था टैक्सी के, वो लामपुर बॉर्डर पर जो हरियाणा के बॉर्डर के पास है, वो 2 है लामपुर, एक लामपुर खुर्द और एक लामपुर खड्डा। मैं दोनों जगह गया हूँ सम टाइम 1972, 74, 75 के बीच में। वहाँ की आबादी जो था उस टाइम 2-2.5 हज़ार की थी। वो कह जो था अब खेती तो ख़त्म हो गई, जो नहर का पानी आता था उसमें पानी भी नहीं बचा, क्यों खेती नहीं होती, नहर में पानी छोड़ेंगे वेस्टर्न यमुना कैनाल से लामपुर माइनर में। कहता है सब प्लॉट काट के बिक रहे हैं और 20,000 रुपये गज वहाँ पे ज़मीन बिक रही है गाँव में, जहाँ कोई इसकी कम्युनिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं सुन के बड़ा ताज्जुब में पड़ा, ये क्या हो रहा है भाई? तो ना तो बिना सेंसस किए मर्दमशुमारी जनगणना किया बिना, ना तो जो ये 2026 में पार्लियामेंट की और स्टेट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका डिलिमिशन हो सकता है, ना ही जो है ये वुमेन रिजर्वेशन जो बिल पास किया 2023 में उस पर अमल किया जा सकता है। दोनों ही चीज़ें फिजिबल नहीं है, ना मुमकिन नहीं है, इसलिए मर्दमशुमारी तो करानी पड़ेगी। मैं इन्होंने बजट में क्या वो प्रोविजन नहीं रखा। अच्छा फिर जो मैं कह रहा हूँ कि 80,000 आदमी को दे रहे हैं मुफ्त अनाज 5 किलो, उसकी जब 95 करोड़ आदमी को देना पड़ेगा और मर्दमशुमारी होगी, जनगणना होगी तो 2011 के सेंसस के मुताबिक ना 80 करोड़ तो, और 2024 में अगर मर्दम होगी ओके जो है
13 साल बाद, तो फिर तो वो 95 करोड़ की हो जाएगी, उनको देनी पड़ेगी। सरकार देना नहीं चाहती, उस प्लेट को जो है बड़ा नहीं करना चाहती, मुफ्त राशन वाले को। सारा बेईमानी है। ये बड़े बड़े जो क्या कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं बैंकों को। बैंकों में किसका पैसा? मेरा आपका पैसा है ना, हम गरीब आदमी का पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा है। अभी मैं देख रहा था कल, स्टेट बैंक के 7.75% पे इंटरेस्ट पर जो है वो सीनियर सिटीजन को 444 डेज का पीरियड के इंटरेस्ट दे रहा है, जो कि पहले 6-7% के लो आ गया था, अब 7.25% पर पहुँच गया। क्यों पहुँच गया? क्योंकि सरकार जो है अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं है। लंगड़ी सरकार हो गई, अपाहिज सरकार हो गई है, लूट खसोट का राज हो रहा है। तो रोज फटी हुई चप्पल पहन के सड़क पर चप्पल फटकारते चलते थे। आई इनोवा गाड़ी एसयूवी में चल रहे हैं 25 लाख की। तो फिर तो ये होना ही है। तो क्या इस सब बदहाली के हाल में ये नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? ये आरएसएस और इसकी जो 40 पंजे हैं, जिनके शिकंजे में हिंदुस्तान के सारे हिंदू फंसे हुए हैं, 125 करोड़ आदमी, ये क्या पंजे हैं उसकी हाथें फाड़ के और उसको जो है डिसइंटीग्रेशन के टुकड़े टुकड़े होने की तरफ धक्का नहीं दे रहे हैं? मुझे तो लगता है यही होने जा रहा है। यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन जो था, वो 15 कंट्रीज में क्यों डिवाइड हुआ? व्हाट वाज द रीजन? उसका रीजन एक ही था, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक बदहाली, आर्थिक बदहाली। तो हिंदुस्तान जो है सब कुछ छोड़ने के बावजूद आर्थिक बदहाली की तरफ को बढ़ रहा है। अब पिछले 30 साल में सबसे कम एफडीआई जो आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 2023-24 में आई है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक। अब ये चीन को पटाने में लग रहे हैं कि भाई वो आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे, आदमी को रोजगार दे दिया, फैक्ट्री लगाएंगे। अब उसको बुलाने में लग रहे हैं। अब 134 करोड़ बिलियन का डॉलर्स का चाइना से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, और 34 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि 100 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस है। घाटे में चल रहा है चीन से जो ट्रेड है। यूएस से तो बराबर का है तक में, तो वह बहुत थोड़ा बहुत ही फर्क है। चाइना से 4 टाइम्स घाटे में चल रहा है इंडिया। क्यों? कि वहाँ माल सस्ता है। अब जो इंडिया में जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो कि इंडिया की ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, क्या वो चीन को आने देंगे? क्योंकि चाइना का माल सस्ता है, इंडियन कॉर्पोरेट्स का जो माल महंगा है, इनको रिश्वत भी देनी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में दें, पीएम केयर फंड में दें, या वैसे 2 नंबर में दें, तो वो जो है वो पॉलिसी तो फिर वो इंडिया के जो है कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन मिनिस्टर होगा, ये तो कॉर्पोरेट हाउस से डिसाइड करते हैं ना, बड़े बड़े जो है। जनता वोट किसी को दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो क्या वो कहेंगे भाई चाइना का माल यहाँ पे आ जाए और यहाँ पर डंपिंग हो जाए? कहेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। नहीं लगाओगे तो इनका सस्ता माल आ जाएगा, तो हम अपना माल कैसे बेचेंगे? हमारा माल तो इसलिए महंगा है कि हमने आपको रिश्वत दी है, इलेक्शन लड़ने के लिए 2 नंबर के पैसे दिए। तो अब जब चाइना आएगा वो अपनी एफडीआई लाएगा, तो एक तो वो एफडीआई नहीं लगाएगा आसानी से, मगर वो तो बिजनेसमैन है, जहाँ बिजनेस मिलेगा पैसा तो वहाँ हवा में उड़ जाता है ना, चिड़िया कबूतर की तरह से। जहाँ उनको दाना मिलेगा वही चला जाएगा, इंडिया में मिलेगा तो इंडिया आ जाएगा। अब जो ये यूएसएसआर जो डिवीजन हुआ था 50 कंट्रीज में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो था चाइना था। अब जो यूक्रेन में वार हो रही है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो चाइना है। जो ये हमारे से लड़ाई चल रही है इसराइल का, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना है। क्योंकि चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है बहुत एडवांस है, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस है। रशिया में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ही नहीं।
इसलिए वो 100% चाइना पे डिपेंडेंट है। तो कुछ कंट्री, अरब कंट्री है, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया में भी नाम मात्र की है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अब कोशिश कर रही है मोदी सरकार, PLI बनाई है इन्होंने पॉलिसी कि हम कुछ उसको 60-70%, 80%, 80% देंगे, जो यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री लगाएगा है। अब मोबाइल के कंपोनेंट्स तो वहाँ यहाँ से असेंबली हो रही है, तो उसमें मनी एडिशन कितने परसेंट है? 2-3%, 5%, 6%, बिलो 10% है। तो जो यहाँ मोबाइल अगर जो वो यहाँ तो एक्चुअली असेंबली हो रही है, स्क्रू ड्राइवर से पेच कर दो या नट कस दो स्पेनर से, यही हो रहा है ना। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। तो लो कॉस्ट के जो जॉब है, जो मनी एडिशन है उसमें वैल्यू एडिशन है, वो कितना है? बिलो 10%। हाँ, उसमें ये है कि जो लड़कियाँ और लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें 10-12-15 हज़ार रुपये महीने का जॉब मिल जाता है। अब भूखे को तो जो एक घुट पानी काफ़ी है, उसी से उनका पानी भर जाएगा 2 घुट पानी पी के, ना मिलेगा ना मिले। तो ये जो सब चल रहा है, तो मुझे तो नहीं समझता। अब क्या होता है कि USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका मेन कॉज जो था वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस थी, वो फेल हो गया इकोनॉमिकली, जो सोवियत कम्युनिस्ट मॉडल था। मगर चाइना में वही कम्युनिस्ट मॉडल है, तरक्की कर रहा है दिनों दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक का वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। रशिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स का वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ फील ही नहीं है उसका। और जहाँ तक ये आर्ट पोर्चुगीज की स्टड का सवाल है, ये भी मुझे लगता है कि कुछ मामला टेढ़ा ही है, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है वो हर महीने 2 महीने 6 महीने में वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है मिसाइल्स की और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ब्लास्ट करता रहता है। तो आजकल जो बड़े ब्लास्ट का ज़माना ख़त्म हो गया, वो वो कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, कि वो ऐसा बम बनाओ जिससे आदमी तो मर जाए, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो, असेट्स ना डिस्ट्रॉय हो। अब वो 5-7-10 साल के बाद वो भी इस्तेमाल के काबिल बन जाए। तो अब जो है, क्योंकि चाइना को अपनी इज्जत का ख्याल है, दे आर वेरी कॉशियस ऑफ देयर रेपुटेशन, तो चाइना के पास में मगर वो नहीं देंगे पाकिस्तान को कोई भी चीज़। हाँ, नॉर्थ कोरिया से दिलवा देंगे पाकिस्तान को, और दिलवाया भी उन्होंने। अब ईरान जो है, क्योंकि वो ईरान जो है चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया उस एक्सिस का पार्ट है, पाकिस्तान नहीं है। अब ईरान इस चक्कर में किसी तरह से पाकिस्तान से मुझे एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मिल जाए, जिससे मैं राइट पे और अब वर्ल्ड पे जो है राज कर सकूँ। और हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो दायरस था, जो किंगडम थी, वर्ल्ड की बिगेस्ट किंगडम थी ईरान में, जिसे उस समय फारस कहते थे, और उनका 300 साल राज रहा यूरोप तक, यूनान वगैरह से उसके अंडर में थे दायरस के। और इधर सिंधु का रिवर का जो वेस्ट का इलाका था यहाँ तक, और उनको सिकंदर ने हरा दिया, जो एक ग्रीक किंग था। और सिकंदर का तो राज से 10 साल ही रहा ना, वो 10 साल में जो था यंग एज में 35-36 साल की एज में मर गया। और दायरस किंग जो थे वो एक के बाद दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी 300 साल उनका राज रहा। तो ईरान वही जो है वापस जाना चाहता है कि जैसे मेरा दायरस किंगडम जो थी 300 साल तक राज रहा, अब वहाँ के जो खुबानी साहब जो वही ख्वाब देख रहे हैं कि हम फिर वर्ल्ड पावर बन जाए। अब वो बन सकते हैं चाइना की मदद से। सारा जो अरब कंट्रीज उसके अंडर में आ जाएंगे। ग्रीक यूरो एशिया था, वहाँ तो उसका राज फैल जाएगा ईरान का। वो फिर तो उस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हैं, जो कि सिकंदर ने 2300 साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था, जब पर्शियन एम्पायर को हरा दिया था उसने। तो अब क्या होने वाला है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें
टैक्टिकल न्यूक्लियर आज नहीं आए, ईरान की याद में निकाला जाएगा, नहीं आएगा 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद आ जाएगा, आना तो है ही। फिर पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे के बदले उसको पार्टनर कर सकता है ना न्यूक्लियर बम को, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर तो है, सब बेसिस तो यही है। रुपया बड़ा बलवान और समय बड़ा बलवान, यही दो पावरफुल है। दुनिया बदल रही है। इंडिया वाज नेवर यूनाइटेड कंट्री। ये तो जो साउथ इंडिया था, दक्षिण जो था हैदराबाद के टाउन में, औरंगजेब तो हैदराबाद गोलकुंडा से आगे गया ही नहीं कभी। मुगल सल्तनत जो थी औरंगजेब के ज़माने मैक्सिमम एक्सपेंशन, अकबर के ज़माने तो गुजराती तक थी, बाबर के हुमायूं के ज़माने में तो आगरा से दिल्ली से आगरा तक ही थी, बाकी तो आगे मानसिंह का राज था राजस्थान में। तो जो ये मुगल सल्तनत थी 280 साल चली, वो एक्चुअली प्योर मुगल नहीं थी, मुगल और राजपूत सल्तनत थी, मिली जुली थी। और जो औरंगजेब के फौज में थे वो 80% राजा जो थे हिंदू थे, उनकी फौजें थी लड़ने वाली। तो अब वो हैदराबाद से आगे गए, चांद बीबी से लड़ते लड़ते गोलकुंडा में मर गया औरंगजेब। तो ये साउथ जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलाया था इंडिया में। आसाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 में मिलाया था। ये उत्तराखंड और हिमाचल में है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया था नेपाल के कुछ फौजों को हरा के 1816 की, जो जनवरी 1816 की संधि थी। तो मुझे दिखाई देता है कि ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये जो गलत पॉलिसी कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं, इंडस्ट्रीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पास पैसा वो यहाँ ना इन्वेस्ट करेगा, जहाँ उसको अच्छा दिखाई देगा वहाँ इन्वेस्ट कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उड़ती हुई चिड़िया कबूतर है। जैसे पोल्यूशन जो है इंटरनेशनल है, किसी उसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है पोल्यूशन का। चिड़िया का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, कबूतर का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये अक्रॉस द बॉर्डर फ्लाई करते हैं। हवा भी अक्रॉस द बॉर्डर चलती है, बादल भी हमारा बादल भी अक्रॉस द बॉर्डर फ्लो कर देते हैं कि हवा ही उधर को बढ़ गए। तो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन जो है उसका तो वही हाल है। वो मैंने एक किताब में उसमें लिखी थी सिविलाइजेशन सोसाइटी में, लक्ष्मी बड़ी चालायमान। पहले जो होती है चाइना से इंडिया से जो दुनिया के मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री थे, जब मशीन इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का, तो यहाँ से मशीन पावर ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया, तो चाइना इंडिया से यूरोप की तरफ चली गई लक्ष्मी जो थी। अब वहाँ की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है, तो वो इधर आ गई वापस और तेज़ी से आ रही है। तो ये जो सब चल रहा है, लक्ष्मी बड़ी चलायमान, ये लक्ष्मी जो है रुपया किसी का सगा नहीं होता, सबका दुश्मन होता है। जहाँ उसे फर्टाइल ग्राउंड मिलता है वो वही जाकर अपना पेड़ उगा लेता है इंडस्ट्रियल बिजनेस में। हमेशा से हुआ है, आगे भी ऐसे ही होगा। अच्छा, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।